नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, इस सेशन में मैं आज आपको बताऊंगा इंडियन फोक थिएटर ट्रेडिशंस, यानी जो भारतीय लोक रंगमंच परंपरा है ना, वो कैसी है और ये क्यों इतनी प्रचलित है और आखिर इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, उन सभी तमाम बातों को मैं आपके सामने इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं इस वीडियो को हम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फोक थिएटर, यानी जो फोक थिएटर है यानी लोक रंगमंच कहते किसे हैं। दोस्तों जब हम ये वाला वर्ड सुनते हैं ना, लोक थिएटर यानी लोक रंगमंच, बड़ा अजीब या मतलब चटपटा लगता है कि मतलब क्यों, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बिल्कुल ईजिली से समझाऊंगा। तो आइए देख लेते हैं। लोक रंगमंच यानी जो फोक थिएटर है, अनेक कलाओं को साथ लेकर चलने वाली प्रदर्शनकारी माध्यम है। यानी जो लोक थिएटर है ना, वो अनेक आर्ट को साथ लेकर चलने वाली प्रदर्शन माध्यम है। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। देखिए, जैसे दोस्तों यहाँ मान लीजिए सिनेमा हॉल है। उसमें आपको पता है कि सिनेमा हॉल में क्या होती है, पिक्चर्स भी दिखाई जाती है। जब किसी फर्म या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उस सिनेमा हॉल या माहौल में दोस्तों क्या कभी कभी एक्टिविटी भी कराई जाती है, या पॉपेट शो भी कराया जाता है, या दोस्तों कहाँ वहाँ नृत्य भी कराया जाता है। यानी लोक रंगमंच अनेक कलाओं जैसे दोस्तों संगीत हो गया, नृत्य हो गया, पोपट शो हो गया, तो वो ये सभी साथ लेके चलता है लोक रंगमंच, और वो अनेक चलने वाले प्रदर्शनकारियों का माध्यम होता है। आपने देखा होगा सिनेमा हॉल क्या होता है, रंगमंच होता है। विभिन्न कलर की यहाँ कलाकृतियाँ वो सभी क्या होती है, फोक थिएटर में हम पढ़ने को देखते हैं। ठीक दोस्तों, है ना। भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों के दौरान पर, आपको पता होगा कि भारत के जब भी विभिन्न और धार्मिक अवसरों के दौरान पर प्रचलित पारंपरिक नाटक या लोक नाट्य किया जाता है। जैसे अगर बात करूँ तो दोस्तों ओणम, आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में जनवरी के माह में फसल की कटाई होती है, तो उस दौरान ओणम का त्योहार मनाया जाता है। देन उससे ही सटा दोस्तों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू ओणम के त्योहार, यानी जो कृषि आने के कारण जल्लीकट्टू मनाया जाता है। वहाँ पर सांडो जो होते हैं, बैल्स होते हैं, उनके सिंग पर दोस्तों लाल कपड़े से क्या सिक्के बांध दिए जाते हैं सोने के, और किसी एक ग्रुप के द्वारा, टीम के द्वारा उस बांध को नीचे कुबड़ के द्वारा नीचे बिठा दिया जाता है, और जो जीत जाता है दोस्तों वो सिक्के उसके जो बंधे हुए हैं वो सभी क्या उसके हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे मतलब टाइम के टाइम अनुसार भारत में आपको पता है कि रिलीजियस के आधार पर या कोई फेस्टिवल धार्मिक होता है, उनके आधार पर दोस्तों भारत में विभिन्न प्रकार के नाटक लोक नाट्य होते हैं। जैसे अगर बात करूँ, जैसे कथकली, मोहिनीअट्टम, ये सभी दोस्तों तमाम नाटक होते हैं सामाजिक तौर पर, है ना। तो आपको ये पता होगा अच्छे से, जिसको ग्रामीण भाषा में लोक रंगमंच या फोक थिएटर कहते हैं। ठीक दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक अवसरों के दौरान पर प्रचलित पारंपरिक नाटक या लोक नाट्य किए जाते हैं, जिसको ग्रामीण भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, लोक रंगमंच यानी फोक थिएटर कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भूमिका लेंगे, और हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं वो सभी तमाम बातें आपको मैं इसमें बताऊंगा। तो दोस्तों पहले इसकी भूमिका इंट्रोडक्शन लेते हैं। लोक रंगमंच यानी फोक थिएटर में अनेक प्रदर्शनकारी का मतलब जो दोस्तों उस एक्टिविटी को संचालित करता है यानी चलाता है। जैसे पोपेट शो या कठपुतली को नचाने वाला कोई व्यक्ति होता है ना, वो प्रदर्शनकारी होता है, समझिए। प्रदर्शन है ना, तो इसका ध्यान रखना। लोक रंगमंच में अनेक प्रदर्शनकारी में विभिन्न कलाएं समाहित होती है, जो इस प्रकार है। इसमें मुख्यतः परंपरा होती है, कठपुतली होती है, संगीत होते हैं, नृत्य होते हैं, और मूकाभिनय होते हैं। ये सभी तमाम मैं आपको दोस्तों अभी अभी आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो ये सभी क्या दोस्तों लोक थिएटर में ये सभी जो चीज़ें संचालित, यानी जो ये प्रक्रिया है, इनको संचालित किया जाता है। तो आइए दोस्तों हम एक एक बार थोड़ा देख लेते हैं। आदि रंगमंच के धरातल पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये सभी दोस्तों ध्यान रखना धरातल पर होते हैं, कोई हवा में नहीं होते। तो आदि जो रंगमंच होते हैं ना, ये सभी धरातल पर एक साथ जुड़े होते हैं, जो किसी धार्मिक या दोस्तों सामाजिक से जुड़े भी रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ले कि मुखोटा परंपरा, यानी जो मुखोटा लोक रंगमंच है, वो आखिर है क्या। तो मैं ये बताने से पहले आपको बताता हूँ। तो दोस्तों कई बार देखो, मुखौटा का मतलब होता है, जैसे आप रामलीला में देखते हो ना, कई प्रकार के मुकुट मिलते हैं। राम जी का मुकुट, हनुमान जी का मुकुट, और है ना लक्ष्मण जी का मुकुट। वो सभी मुकुट क्या मतलब उनके जो व्यक्तित्व, उनकी जो पर्सनैलिटी, उनके बारे में हमें अवगत कराते हैं। तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, मुखौटा परंपरा भी होती है। जैसे आप बार देखे होंगे, कई मूवी सीरियल में आते हैं बार होते हैं ना, उसमें दोस्तों क्या मुकुट लगाते हैं ताकि पहचाना जा सके।
तो ऐसे में दोस्तों जो मुखौटा परंपरा है, इसमें मुखौटे लगा दिए जाते हैं और दूसरे एक दूसरे में अगर हम मुकुट लगा लेते हैं हमें पहचान भी जाता है। और हमारा जो मतलब कोई दुश्मन है यानी जो कॉलेज फ्रेंड है या कोई स्कूल फ्रेंड है और हमें उसे कुछ बोलना हो तो मुकुट के द्वारा बोल सकते हैं, तो पहचाना भी नहीं जाएगा कि किसने बोला। तो ऐसे में दोस्तों अपना बदला भी ले लेते हैं इसमें, मतलब वो उस रिस्पेक्ट से अलग बात है। तो मुखौटा परंपरा, मुखौटा एक प्रकार का दोस्तों लोक रंगमंच है। मुखौटा मनुष्य को वह आवश्यक दूरी और छिपाव देता है जिसके बिना किसी विशेष बात को कहना असंभव होता है। अगर कोई दोस्तों, अगर मैं आपसे मेरी मतलब मेरी कोई बस की नहीं है आपसे कोई किसी चीज़ के बारे में बात करना, अगर आपने मेरे चांटा मार दिया तो मैंने आपको उसको मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कहा मैंने आपको, लेकिन मैं मुखौटा पहन के या किसी का वेश बदल के दोस्तों आपको मार दूं या गाली दे दूं, तो मतलब मैं छिपाव अपना छिपाव करके आपको गाली दे रहा हूँ यानी आपको मार रहा हूँ, तो वो दोस्तों मुखौटा की प्रक्रिया में होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। कहा जाता है कि मनुष्य अलग अलग स्थितियों में अपने चेहरे पर अलग अलग भावों के मुखौटा पहनता है। ये व्यवहार के मुखौटा होते हैं, है ना, समझ गए, व्यवहार के आधार पर। जैसे राम जी का चरित्र है तो उनके आधार पर, रावण जी का मतलब किसी कोई बच्चा शैतान है तो वो रावण को पसंद करता होगा, यानी अपना पर्सनैलिटी है कैसे कैसे वो व्यवहार बात करते हैं। कोई एक सद्गुणी होता है वो रावण का मुखौटा पहनता होगा। जैसे किसी किसी के हीरो एक्टर अपना आप अच्छे लगते हैं तो वो उसी के आधार पर है ना, ये आप समझ रहे होंगे। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मुखौटा वह प्रक्रिया है, मुखौटा वह प्रक्रिया है जो पहनने वाले के चेहरे को ढककर उसे नई पहचान देता है, जैसे मैंने भी आपको बताया। ठीक है। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, ये तो हमें पता है। यहाँ हर प्रदेश का जितना दोस्तों जो कठपुतली है वो लोगों को तमाशा है वो इतना प्रभावित करता है। ठीक है, ये इतना प्रभावित करता है कि देखा जाए तो बूढ़े जवान बच्चे सभी को कठपुतली तमाशा अपनी ओर खींच लिया लेते हैं। वह पुतलियों यानी जो पुतलियों के नाच में बच्चा पुतलियों की कलाबाजियां देखकर हंसता है। बड़े जवान जो बूढ़े हैं वो खुश रहते हैं और जवान इसके रंगीन दृश्यों का आनंद भी लेते हैं। आपको पता होगा ये दोस्तों जब आप देखते होंगे तो भारत में कठपुतली रंगमंच की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से चलती आ रही है। भारत में इसके स्रोत आदि काव्य और महाकाव्य में मिलते हैं और सिंधु घाटी
में दोस्तों गाने ना हो, डांस ना हो तो वो थोड़ी अच्छी मतलब अट्रैक्टिव नहीं करती। अगर नॉर्मली मूवी चली जा रही है तो वो थोड़ा ध्यान नहीं होता है ना? इस चीज़ का भी ध्यान रखना। जैसे आपने देखा होगा कि जो टोली यानी जो बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी है उनमें थोड़ा गाने नहीं होते दोस्तों मोस्टली मूवी में, है ना? तो ये भी ध्यान रखना। विश्व में कहीं भी नृत्य नाटक आनंदनकारियों भूमिका में नहीं रहे और नृत्य कला वह रूप है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। नृत्य नाटक में शब्दों का कम से कम प्रयोग किया जाता है। ये तो बात सही है दोस्तों। अगर जो नृत्य नाटक होते हैं ना, जो नाटक के साथ नृत्य किया जाता है उसमें शब्दों का कम से कम भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं भारतीय नाट्य नाटकों के अधिकांश विषय पौराणिक कथाओं पर आधारित है। ये तो आपको बिल्कुल ही इजीली समझ में आएगा कि जो भारतीय नृत्य जो भी कहानी यानी जो नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं ना, वो दोस्तों हमारी जो माइथोलॉजीज नरेटिव्स हैं उन पर वो आधारित होते हैं। जैसे सीतारमन, ये इनकी कहानियों पर सभी आधारित होते हैं। दर्शक नाटक की कहानी और उसके चरित्र से अच्छी तरह परिचित होते हैं, लेकिन वर्तमान समय में नई नई नृत्य शैलियाँ देखने को भी हमें मिलती हैं। भारत में नृत्य नाटक का आधार भरत मुनि का नृत्य शास्त्र है। ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहला जो पुराना वो कौन सा नृत्य तो नाट्य शास्त्र, ध्यान रखना भरत मुनि का है। ओके, ये भी एग्जाम में आपके पूछा भी जाता है और आप अच्छे से इफेक्टिव अगर क्वेश्चन बनाना है आपको अपना तो लिख देना। भारत में नृत्य नाटक का आधार भरत मुनि का नाट्य नाट्यम है। भारतीय रंग परंपरा में नाट्य और नृत्य आरंभिक काल से जुड़ा है। जैसे भरतनाट्यम सबसे पुराना है, उसके बाद मोहिनीअट्टम, है ना, ये आंध्र प्रदेश में, वो कथकली केरल में है। तो ये सभी दोस्तों ये प्रचलित हैं। दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं संगीत नाट्य, है ना। तो संगीत नाट्य लोक रंगमंच का वह रूप है जिसमें नाटक के कथ्यों को मुख्यतः संगीत के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यानी दोस्तों हमें पता है जैसे मूवी आप देखते होंगे तो उसमें कोई ऐसी मतलब स्टोरी होती है कि 2 घंटे की है, लेकिन वो 2 घंटे की दोस्तों मूवी को एक गाने में हम समाहित करके किसी को बोल सकते हैं और उस गाने में उन बातों का भी जिक्र मिलता है अगर कोई वो उसकी फीलिंग्स है कोई भी बातें हैं। तो ऐसे में दोस्तों ध्यान रखना कि लोक रंगमंच का वह रूप है जिसमें नाटक के तथ्यों को मुख्यतः संगीत के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसमें नाटक नहीं करते बल्कि संगीत के माध्यम से किसी को उस नाटक के बारे में हम बताते हैं। जैसे आपने कथा मुनीरी की जो गाथा सुनी होगी, है ना, वो सभी दोस्तों गा के मतलब संगीत करके उसको सबको बता देते हैं। नृत्य नाटक की तरह तरह संगीत नाटक को भी यथार्थवादी नाटकों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वास्तविक जीवन में बातचीत कभी कभी ही गाकर नहीं की जाती और ना ही वाद्य यंत्रों द्वारा लय दी जाती। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि संगीत नाट्य जीवन से कटा हुआ है। ऐसा भी ध्यान नहीं रखना दोस्तों, नाट्यों में संगीत नहीं होता तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से किसी हम एपिक्स जो महाभारत या रामायण के जो एपिक्स जो पौराणिक कथा है उनको हम संगीत के माध्यम से सुन लेते हैं। संगीत नाट्यों में नाटकों की कहानी, संवाद, भारी संघर्ष और कठोर कोमल भाव आदि संगीत के माध्यम से ही व्यक्त किया जाता है। एक अच्छे संगीत नाट्य में संगीत और शब्दों में तालमेल होना अनिवार्य होता है। यानी कोई दोस्तों अगर सैड स्टोरी है यानी उसे क्रूरता से गाना गाया जाता है, कोई मतलब कोमल भाव की वो है, जैसे कृष्ण की दोस्तों बात करें तो कृष्ण जो कितने काम किए, उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया, तो ऐसे में उनके जो गाने होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल कोमल से गाए जाते हैं। लेकिन कोई राक्षस है कोई वैसे मतलब उनके जो होते हैं उन पर जो गाने बनते हैं थोड़े मतलब भारी आवाज में होते हैं, ये आपको पता चल गया होगा, है ना। ठीक है, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि संगीत नाट्य में शब्दों की आवश्यकता ही नहीं बल्कि संपूर्ण मंचीय अनुभव ग्रहण करने के लिए मंच पर आधारित घटित हो रहे हैं। नाटकीय क्षणों का जानना भी जरूरी होता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों, है ना। सभी जो होते हैं मंचीय अनुभव ग्रहण कर लेते हैं जो भी संगीत में जो किए जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मूकाभिनय यानी एसेशंस। यानी जो मूकाभिनय, पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर मैं मतलब एज अ एग्जाम्पल लीजिए कि कोई गूंगा है, वो अपनी बात कहना चाहता है तो वो अपनी बात मतलब दोस्तों अपने हाथों के द्वारा कह सकता है, वो होता है दोस्तों मूकाभिनय। जैसे एग्जाम्पल दूँ, आपने चार्ली चैपलिन मूवी देखी होगी ना, वो विदाउट मतलब बिना स्पोकन वाली मूवी है वो, लेकिन बिना स्पोकन वाली है लेकिन हम सारी बातें पता चल जाती है उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी की जाती है, तो उसे दोस्तों मूकाभिनय कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मूकाभिनय वह कला है जिसमें बोली जाने वाली भाषा का सहारा लिए बिना
किसी कहानी को सुनाया जाता है, जैसे चार्ली चैपलिन का कोई मूवी बनी है उन पे, है ना, या किसी भाव या विचारों को अभिव्यक्त भी किया जाता है किसी इसी में। यानी किसी अगर हमें कोई मूवी अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं तो हम अपने भाव के विचार के माध्यम से उसके बारे में हम किसी को बताते हैं, तो वो मूकानिबे कहलाता है। इसमें कलाकार भाव प्रदेशों का प्रयोग करता है यह इसकी अभिव्यक्ति का औजार बन जाता है। वही औजार बनता है दोस्तों, ध्यान रखना। किसानों का दोस्तों आधार उनकी कृषि है, यानी औजार उनकी कृषि है, तो वही हो जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों कोई गूंगा है और उनकी जो मतलब किसी को बताना चाहता है अपने माध्यम से, तो उनका जो विचार भाव प्रदर्शी क्या उनकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। उन्हीं के बिना वो दोस्तों किसी अपने जो विचार प्रकट करते हैं। मूकानिबे कला का अभ्यास है, यानी जो मूकानिबे जो यानी कल्पना का अभ्यास है, कल्पना इवन इमेजिनरी जो एक प्रैक्टिसेस है, ओके। उसमें कलाकार का एकाग्र भाव से अपने शरीर को ट्रेनिंग और जो है ना डिसिप्लिन रखना भी जरूरी होता है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, सारे चार्ली चैपलिन की ओर जाते हैं, ठीक है। यहाँ जिक्र भी मिलेगा भी आपको। यदि उसकी कल्पना सहज है तो दर्शकों से भी तालमेल होने में देरी नहीं होती। अगर जो मतलब कोई गूंगा है और उसकी जो कल्पना मतलब सहज है, सहज का मतलब दोस्तों वो समझने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि किसी की कल्पना मतलब समझी नहीं जा सकती, इशारा नहीं समझ आता, तो अगर जिसकी कल्पना सहज है, नॉर्मल है, तो जो दर्शक है यानी जो देखने वाले लोग हैं उनको तालमेल दोनों के आपस में बैठ जाता है और उनकी बात सुनने में वो आनंद भी लेते हैं। कलाकार द्वारा मूकानिबे करते समय पहने गए वस्त्रों और अन्य सामग्री द्वारा नाटक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चार्ली चैपलिन की अनेक फिल्मों और भारत में कथाकली के प्रसिद्ध कलाकार राम गोपाल ने अपनी प्रस्तुतियों में मूकानिबे के इस कठिन रूप को उत्तम तरीके से वर्णन भी किया है ना। भारत में दोस्तों कौन, जो कथकली के प्रसिद्ध कलाकार राम गोपाल और चार्ली चैपलिन जो विश्व प्रचलित भी है, इसको भी ध्यान रखना ना। इन्होंने अपने मतलब बिना मूकानिबे करके दोस्तों लोगों को अपने विचार अभिव्यक्ति भी बताए हैं, ओके। तो मूकानिबे का स्वरूप देख लेते हैं थोड़ा। भारत में संस्कृत नाटकों से लेकर वर्तमान समय के नाटकों में छोटी बड़ी मूक दृश्य की योजना देखने को मिलती है। भारत में भी दोस्तों जो हमारी शुरू में पहली राजा हरिश्चंद्र, वो भी दोस्तों बिना बोली जाने वाली पिक्चर थी। ऐसी कई पिक्चर भी बनाई गई है ना, तो इनका भी आप थोड़ा ध्यान रखना। एग्जाम्पल भारत का भी स्वरूप ये बिना पिक्चर वाली बात कह के वो अपनी जो भी वहाँ की जो परिस्थितियाँ उनको बताया जाता है, ओके। कुछ साल पहले तक यह मूकानिबे के बारे में यह धारणा थी कि इस शैली से 30 मिनट से ज़्यादा अवधि के नाटक नहीं खेले जा सकते थे। मतलब 30 मिनट से ज़्यादा मतलब कोई भी जो नाटक है उसे लास्ट 30 मिनट तक समझा जा सकता था, उसके बाद कोई स्टोरी नहीं समझी जा सकती थी, ऐसा कहा जाता था। लेकिन वर्तमान समय में उत्साही रंगकर्मियों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से यह धारणा धीरे धीरे समाप्त हो गई और एक नया रूप लेती गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आप जो मैंने सभी तमाम आपको बताए, चाहे कथकली हो, नृत्य हो, संगीत हो या मूकानिबे हो, ये आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है आपके, यानी जो फोक थिएटर लोक रंगमंच किन्हें कहते हैं, तो आप अच्छे से आप इफेक्टली क्वेश्चन को आराम से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया, मुखौटा, कथकली, संगीत, नृत्य, मूकानिबे, यही दोस्तों फोक जो हमारे थिएटर है यानी लोक रंगमंच में समाहित हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा इंडियन फोक थिएटर कहते किसे हैं, और ये मतलब जो इनमें क्या कौन कौन को जो हमें मतलब जो विषय पढ़ते हैं या इन चीज़ों कौन कौन सी इसमें चीज़ें समाहित होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी फेलो फ्रेंड्स उन्हें शेयर करिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो ऐसी मैं अपलोड करता रहूँ वीडियो आप तक तुरंत पहुँचती रहे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।